हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने दूसरे वीडियो के साथ उसी पेपर में 2022-23 का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसी पेपर का ये दूसरा वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। उसी पेपर का कौन सा पेपर है 22-23 का 23 का जो पेपर है हमारे पास जनरल माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल स्ट्रक्चर का पेपर है हमारा। ये है हमारा पेपर 1, ये है हमारा पेपर 1। इसका जो सेक्शन ए है, इसका जो सेक्शन ए है इसको हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, और सेक्शन जो बी रहेगा इसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में इन्होंने पूछा है कि भाई साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम बनाना है, उसके बाद कुछ स्पाइरुलिना के फीचर्स जो है हमको लिखना है। साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम प्लस स्पाइरुलिना के फीचर्स लिखना है। तो सबसे पहले बात आती है कि साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या है। साइनोबैक्टीरिया हिंदी में इसको हम कहेंगे नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, या इसको इंग्लिश में हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी समानताएं किससे है, तो क्योंकि हम इसको बैक्टीरिया भी कह रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कह रहे हैं, और इसको हम बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी समानताएं एल्गी से भी है, इसकी समानताएं बैक्टीरिया से भी। यहां ये मतलब हो जाता है कि एल्गी से समानताएं क्या है कि ये जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। भाई एल्गी से क्या समानताएं हो गई इसकी, अगर इसको देखें हम कि जो बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया है, इसके दो नाम से हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है मतलब प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है। मोटा मोटा देखें तो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, इसलिए हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे हैं, मतलब नील हरित शैवाल कह रहे हैं। और वहीं अगर हम देखें कि इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोइड दिख रहा है। न्यूक्लियोइड का क्या मतलब है, न्यूक्लियोइड का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है मतलब कि जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं पाई जा रही है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, झिल्ली जो है वो अनुपस्थित है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो डीएनए है ये ऐसा खुला पाया जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ, अगर खुला जेनेटिक मटेरियल है इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो नॉर्मली हम सारे जो प्रोकैरियोट है उनको हम बैक्टीरिया में रखते हैं, बैक्टीरिया में रखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से मोनेरा के अंदर आते हैं ये सारे, ठीक है। विटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये सारे जो हैं ये आएंगे हमारे मोनेरा के अंदर। तो मोनेरा के अंदर हम रख रहे हैं सारे बैक्टीरिया को, क्यों, क्योंकि सारे बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोटिक है, इसलिए हम इसको साइनोबैक्टीरिया कह रहे हैं। जबकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो पाए जा रहे हैं और ये फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल भी कह रहे हैं। तो शैवाल जैसे लक्षण मतलब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करना, और बैक्टीरिया जैसे लक्षण इसका क्या मतलब हुआ कि इसके ऊपर जो है ये जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इसके बाद अगर देखें तो यहां थ्योरी में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, थ्योरी में लिखा हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव होते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इनके अंदर थाइलाकॉइड पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पूरा ऐसा हमारे पास हमारा जो क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर नहीं होंगे तो क्या होंगे, इनके अंदर थाइलाकॉइड ऐसे फ्री पाए जाते हैं, डायरेक्ट थाइलाकॉइड्स जो है वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। थाइलाकॉइड की हमने ये पढ़ा है 11th क्लास में ही हम पढ़ के आए हैं कि थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर पिगमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे लगे, तो इसमें थाइलाकॉइड पाए जा रहे हैं, उसी के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जा रहे हैं। तो हमने देखा कि इसके अंदर जो है थाइलाकॉइड पाए जा रहे हैं,
नाभिक इसके अंदर नहीं है, मतलब कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। अगला जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु ये हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसके डायग्राम में देखें तो फिलामेंट्स है, गोल सिरे, कोशिकाएं, ये ऐसा कैसा डायग्राम बनाना है। डायग्राम की हमको जो है थ्योरी नहीं लिखना है। अब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर हमने एक एक लाइन लिख दी है, एक एक वर्ड लिख दिया है थ्योरी में कवर करने के हिसाब से। जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, यहाँ हमने आंसर लिखा, आंसर में लिखा कि साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण, जनरल फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। जनरल फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया में सबसे पहला हमने क्या लिख दिया है कि सर ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ऐसा लिख दिया, प्रोकैरियोटिक लिख दिया। इसको थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड के ऊपर बना के देख लेते हैं कैसे लिखना है इसका आंसर। ब्लैंक स्लाइड नहीं है इधर, जूम कर देते हैं। तो यहां हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखना है, यहां हमने आंसर बनाया, आंसर लिखा, क्या लिख रहे हैं हम, साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल देना हमको, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये हेडिंग हमने डाल दिया, इस हेडिंग को बीच सेंटर में हमने डाल दिया। इसके बाद यहां से इसकी डेफिनेशन लिख देना है हमको साइनोबैक्टीरिया की, कि भाई अगर हमसे डायरेक्ट जो है सामान्य लक्षण पूछें तो हम यहां पर लिख देंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। नीचे से हम एक एक पॉइंट लिखना चालू कर देंगे। यहां पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक, ठीक है, इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक ही कहेंगे। क्या लिखेंगे भाई कि ये जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, अर्थात इनमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है, ये चीज लिख देंगे। दूसरा, क्योंकि क्वेश्चन हम सेक्शन बी को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बहुत बड़े क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लघु उत्तरी में पूछा है इसलिए, तो हमने हेडिंग डाली है प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं क्योंकि इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है। अर्थात इसमें देखो, अगर हमको आंसर को बढ़ाना है तो हम वही चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अर्थात इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, ये लिख सकते हैं। ये हमारा बड़ा सा एक पॉइंट हो गया। ये तो एक पॉइंट हुआ, ऐसे सारी हेडिंग को हम कवर करेंगे। तो यहां पर क्या लिखना है, इंग्लिश वालों को क्या लिखना है कि दे आर साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इट मींस दे लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस। इनमें केंद्रक को घेरे हुए केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इसके बाद देखें तो हम यहां पर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जिससे ये अपना भोजन स्वयं तैयार करने की क्षमता रखते हैं। ये लिख देना है। और अगर हमको इसमें लिखना है तो हम और लिख देंगे। इसमें क्या लिख देंगे कि इनमें पूर्ण विकसित क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे भाई, हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, हरित लवक का अभाव होता है, किंतु इनमें
थाइलाकॉइड पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। कौन सा था? एक मिनट भाई, हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि भाई इनके अंदर वेल डेवलप थाइलाकॉइड तो पाए जा रहे हैं। हाँ, ये है कि वेल डेवलप हमारे पास अभाव किसका है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, उसका अभाव है। ऐसे हमको एक एक पॉइंट लिखना है। ये तो मैंने 2 पॉइंट लिख के बताएं, इसके अलावा भी जो पॉइंट है उनको भी हम ऐसे ही डील करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर आगे क्या कुछ पॉइंट लिखे, हमें क्वेश्चन को आंसर को सेटिस्फाइड अमाउंट में अगर वर्ड लिख के आना है तो थोड़ा सा बड़ा उसको करना होगा। क्लास के अंदर हम जो चीजों को पढ़ रहे हैं एकदम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर में हमको इतना शॉर्ट नहीं लिख के आना है, उसमें थोड़ा सा हमको नंबर ऑफ वर्ड जैसी डिमांड है भाई। जैसे सेक्शन बी में जो वर्ड की डिमांड है वो कम से कम आपको 75 वर्ड की डिमांड होती है, ठीक है। सेक्शन बी में 75 वर्ड आपको लिखना होता है, तो फिर आपको वहां पर लिखना पड़ेगा इसके बारे में सारा। तो प्रोकैरियोटिक लिख दिया हमने, ठीक है। नीलहरित शैवाल इनको क्यों कह रहे हैं ये भी हमने समझा दिया। इसके बाद प्रकाश संश्लेषी जीव होते, इनमें थाइलाकॉइड पाए जाते हैं, ये दिखा दिया हमने। नाभिक नहीं होता, ये कर दिया। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जो पॉइंट है वो भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया करते हैं, जैसे नॉनस्टॉप और एनाबिना, तो ये लिख सकते हैं। और उसके बाद ये सिंपल सा ये डायग्राम हमको बना देना है। तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन से हमने ये समझ लिया कि हमको यहाँ पर जो शॉर्ट में थ्योरी लिखी है इसको हमको डिटेल कैसे लिखना है। अगली बात आती है माइक्रोबियल वर्ल्ड एंड जर्म थ्योरी। अब अगला क्वेश्चन आता है सूक्ष्म जीव का बार बार बाहर आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो है हमको लिखना है जर्म क्या कुछ क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है ना, सूक्ष्म जीव जगत और रोग की कीटाणु सिद्धांत। मतलब ये इसको ऐसा आएगा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को समझाइए, रोग का रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज करके भी क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी में डायरेक्ट वो देवनागरी में लिख के भी दे सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या होता है कि अगर हम बात करें लुईस पास्चर से पहले की, तो लुईस पास्चर से पहले एक थ्योरी दी गई थी जिसको कहते थे मियाज्मा थ्योरी, जर्म थ्योरी की जगह पे। उसमें ये मानते थे कि कोई बीमारी अगर हो रही है तो जो कोई चीज डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, कोई चीज सड़ गल रही है तो उससे बीमारियां पैदा हो रही है, ये माना जाता था मियाज्मा थ्योरी में। लेकिन लुईस पास्चर ने अपनी सबसे पहले तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में, उसके साथ साथ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज में ये प्रूव कर दिया है कि जो बीमारियां होती है वो होती है पैथोजेंस के कारण। बीमारियां किसके कारण होती है, रोगाणुओं के कारण, रोगाणु के कारण होती है, जिनको इंग्लिश में हम पैथोजन कह सकते हैं, पैथोजन कह सकते हैं। और ये पैथोजन क्या है सर, माइक्रोबियल वर्ल्ड में बैक्टीरिया हो सकता है, आर्किया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कुछ एल्गी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोजिशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऑल्सो पैथोजेनेसिस भी होते हैं। यही कह रहे हैं कि भाई ये रोग कारक भी हो सकते हैं। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किस किसने दिए, लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने दिया। ये क्या कहते हैं कि डिसीज कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बीमारी एक विशिष्ट जो सूक्ष्म जीव होते हैं, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं, उससे हो रही है। मतलब कहने का कि अगर कोई वायरस से होने वाला कैंसर है, ऑन्को वायरस से होने वाला, तो वो पर्टिकुलर उसी वायरस से होगा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से अगर कोई कैंसर हो रहा है तो वो एचपीवी वायरस से ही होगा। अगर कोई बैक्टीरियल डिसीज है जैसे टीबी है तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होना है तो उसी से होगी। इसका मतलब यह है कि कोई बीमारी को फैलाने वाला जो जीव होगा वो पर्टिकुलर एक जीव होगा, वही उस बीमारी को फैलाएगा, यही चीज कह रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि डिसीज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बीमारियां एक विशिष्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। इनवेडिंग होस्ट जो क्या करता है, अगला क्या करते हैं, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करते हैं विया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ये क्या करते हैं, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, स्वतः जनन के सिद्धांत को भी डिस्प्रूव करते हैं। और कैसे करते हैं, इनका एक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट जो है उसको एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि ये यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसा एक एस शेप नेक का एक फ्लास्क लेते हैं, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है।
फिर इसके अंदर जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट करवाएंगे, तो वो ये देखते हैं कि भाई एकदम से जो है वो कोई ऑर्गेनिज्म उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं होता है। जब वो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे वाटर वेपर फिल हो जाती है, यहाँ पर जब इसको ये गर्म करते हैं तो ये जब इसको नीचे से हीट देंगे, यहाँ से इसको हीट देते हैं, तो हीट देने से नीचे जो पानी भरा हुआ है इसकी भाप बनेगी, ये भाप बनेगी तो ये एस शेप का जो फ्लास्क है इसमें यहाँ की जगह जमा हो जाएगी और अंदर जो माइक्रोब्स थे वो भी सारे मर जाएंगे। फिर वो देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद इसके अंदर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है, इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं बन रहे। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो है वो हवा से कहीं ना कहीं इसके अंदर आ रहे थे। अगर कोई कंटामिनेशन नहीं है तो कोई बैक्टीरिया वहां पे नहीं बनेंगे। ये वाला एक्सपेरिमेंट हम अपने सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं, तो वो यही चीज बता रहे हैं। सिंपल सा अगर हम देखें तो इस थ्योरी के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो बीमारियां होती है वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जो बैक्टीरिया हो सकता है, जो वायरस हो सकता है, जो फंजाई हो सकता है, मतलब कवक हो सकता है। अगला है माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछा है उन्होंने कि भाई माइकोप्लाज्मा क्या है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास है जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा में क्या कह रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है, मतलब सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक जीव जिनकी लंबाई होती है 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटे जो प्रोकैरियोटिक जीव है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, माइकोप्लाज्मा कह रहे हैं। इनके लिए एक वर्ड भी यूज करते हैं भाई, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं PPLO। PPLO, PPLO का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी याद रखना है, ठीक है। ठीक है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसको कहते हैं, PPLO भी इसको कहते हैं। सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक जीव है। दूसरी चीज ये भित्ति रहित होते हैं, मतलब इनके अंदर जो सेल वॉल है वॉल लेस होते हैं, मतलब इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल जो होगी वो एब्सेंट होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुरूपी हो सकते हैं, ठीक है, बहुरूपी कोकाई फिलामेंटस हो सकते हैं। बहुरूपी इसलिए क्योंकि जब इनके अंदर एक सेल वॉल नहीं है तो इनका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये क्या शो करते हैं, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। बहुरूपी मतलब प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी में कैसा भी बदलाव आ सकता है, अपने आप को कैसे भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, जिससे इनका कोई फिक्स आकार नहीं है, मतलब इनका कोई जो फिक्स आकार है वो नहीं होता। अगली बात आती है कि इनकी जो झिल्ली वो त्रिस्तरीय होती है, ठीक है। ट्रिपल लेयर्ड स्टेरॉल युक्त जो झिल्ली है इसकी वो पाई जाती है, ठीक। इनकी जो झिल्ली है, सबसे पहली चीज इनके ऊपर कोशिका भित्ति का अभाव है, और जो कोशिका झिल्ली है सेल वॉल नहीं पाई जा रही, और सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो है वो ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो स्टेरॉल की बनी होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है। अब इसके स्ट्रक्चर में देखें, ये हमको इसके बारे में लिखना है, इसकी अलग अलग टाइप की बीमारियां भी ये कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या देखना है कि भाई इसके पास राइबोसोम है, कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स भी पाए जा रहे हैं, लिपोप्रोटीन की जो मेम्ब्रेन है ये हमें देखने को मिल रही, ठीक है। इसके अलावा कुछ आरएनए भी इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये माइकोप्लाज्मा है, इसके ऊपर कोई सेल वॉल जैसी चीजें नहीं पाई जा रही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही यहाँ पर आंसर है, नहीं तो माइकोप्लाज्मा की इंडिविजुअल डिटेल भी बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछा गया है हम उसको वैसे ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। पेनिसिलियम के लक्षण यहाँ पर पूछे हैं, पेनिसिलियम के क्या लक्षण होंगे। इसके बाद सेक्शन हमारे पास कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, अच्छा कंप्लीट ही हो रहा है क्या इसके बाद, हाँ सेक्शन सी में अभी टाइम है, अभी लगभग हमको 2 से 3 क्वेश्चन और इसके कवर करना है। इसमें बात आती है कि पेनिसिलियम के सामान्य लक्षण लिखना है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है हमें पेनिसिलियम, ठीक है। ये कॉलोनी पेनिसिलियम की है। पेनिसिलियम नाम जो है हम पहले सुन चुके हैं, कहाँ सुना है हमने, पेनिसिलियम सुना है सबसे पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, और इसको निकाला किससे था, एक फंगस से निकाला था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम उस फंगस का नाम था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलियम का हमने इससे पहले भी सुना है, जो पेनिसिलियम नोटेटम है उससे निकाली गई थी सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन।
ठीक है। तो पेनिसिलियम के बारे में हमको देखना है, पेनिसिलियम कैसी फंगस है। तो एस्कोमाइसिटीज की फंगस है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एस्कोमाइसिटीज का मोल्ड है, एसेप्टेट हाइफी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सिनोसिटिक कंडीशन पाई जा रही है। एसेप्टेट हाइफी का मतलब होता है कि भाई कुछ इस तरीके से हमारे पास हाइफी होते हैं, तो ये अगर ये ऐसे बीच में सेप्टा पाए जा रहे हैं तो इसको सेप्टेट हाइफी कहते हैं। लेकिन अगर इनमें न्यूक्लियस जो है ऐसे फ्री पाए जा रहे हैं, ऐसे फ्री पाए जा रहे हैं, कोई सेप्टा बीच में नहीं है, मतलब एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, तो इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। मेनली ये देखने को मिलता है फाइकोमाइसिटीज की एल्गी में, फाइकोमाइसिटीज की एल्गी के अंदर देखने को हमको मिलता है। ठीक है, अगली बात आती है, सॉरी यहाँ पर सेप्टेट है ना, हाँ वही तो, इसलिए कंफ्यूजन था कि एसेप्टेट तो हो ही नहीं सकता। वही चीज बता रहा था कि यहाँ पर हाइफी क्योंकि एस्कोमाइसिटीज का है, बिल्कुल ये यहाँ पर हमने जब लिखा है कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। भाई देखो एल्गी का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हमारे पास फाइकोमाइसिटीज है, एस्को है, बेसिडियो है और ड्यूटेरो है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हमारे पास जो फाइकोमाइसिटीज है केवल ये होती है एसेप्टेट, ये होती है एसेप्टेट केवल। एसेप्टेट मतलब इनके बीच में कोई भी सेप्टा नहीं पाया जाता। जैसे केंद्रक जो न्यूक्लियस है वो फिलामेंट में पूरे तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं, और इस एसेप्टेट को ही हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। ये केवल फाइकोमाइसिटीज में हम पढ़ रहे हैं। जो मेंबर पेनिसिलियम वो किसका है? एस्कोमाइसिटीज का है। मतलब इसके अंदर ऐसे सेप्टा पाए जा रहे हैं और सेप्टम में ये पूरी डिवाइड है और न्यूक्लियस जो है फ्री है, अलग अलग न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन बन रही है। अगला है ब्रश लाइक कोनिडियोफोर बन रहे हैं। मतलब जो कोनिडियोफोर बनेंगे, कोनिडियोफोर ऐसे बनेंगे, ऐसे जैसे ब्रश होता है हमारा कुछ इस तरीके से ऐसा, और इसके ऊपर फिर ऐसे कोनिडिया लगेंगे। कोनिडिया क्या है? कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। अलैंगिक प्रजनन के लिए जो स्पोर या बीजाणु बनते हैं उनको हम कोनिडिया कहते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। तो ब्रश लाइक, ब्रश जैसे कोनिडियोफोर मिलेंगे हमको, ठीक है, जैसे पेनिसिलस के अंदर। अगला अगर हम देखें तो ब्लू ग्रीन स्पोर, ब्लू या ग्रीन कलर के स्पोर अभी हमने कॉलोनी देखी थी, ठीक है। इसके अलावा सेप्रोफाइट नेचर के हो सकते हैं ये। इंपॉर्टेंस क्या है? पेनिसिलियम एंटीबायोटिक। ये देखो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये फ्लेमिंग ने निकाली थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इससे एक्सट्रैक्ट की थी। किससे भाई? पेनिसिलियम से। इसके अलावा चीज रैपेनिंग में काम में आता है। जो पेनिसिलियम का रोक्यूफोर्ट होता है वो चीज रैपेनिंग का मतलब होता है कि जो क्रीम होता है, ये जो हमारा क्या कह रहे हैं भाई इसको, पनीर है ना, पनीर को मेच्योर करने में, पनीर को पकाने के लिए, रिपेनिंग के लिए, रोक्यूफोर्ट चीज बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी? पेनिसिलियम की। इसके अलावा कुछ एंजाइम इससे निकाले जाते हैं। इसके अलावा एक दिक्कत और है कि ये कुछ माइकोटॉक्सिन्स उत्पन्न करता है, जिनको हम क्या कह सकते हैं? ये एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इतने कुछ हमको इसके बारे में लिखना है। इसके अलावा आगे देखें, आगे क्या कुछ क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन आई थिंक और है इसके बाद। ये कुछ तरीके से हम वही कह रहे हैं ना, ब्लू ग्रीन कलर की जो है वो कॉलोनी देखने को मिल रही है, ये इस तरीके की ग्रीन कलर की कॉलोनी। कार्ल वूस का 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ कार्ल वूस, ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर। कार्ल वूस ने 1990 में क्या किया? उन्होंने सबसे पहले तो बेस्ड ऑन 16S आरआरएनए, अब जो आरआरएनए है, अगर हम पढ़ाए हमने इसके अंदर, हम 12th के अंदर पढ़ के आए, 12th में भी और 11th में भी हमने पढ़ा है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ आरएनए, कि जो नॉर्मली आप आरएनए पढ़ते हो कि प्रोकैरियोट में 70S आरआरएनए पाया जाता है, 70S आरएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है ना, राइबोसोम पाया जाता है, और दूसरा 80S पाया जाता है यूकैरियोट्स में, 80S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इनकी अलग अलग सब यूनिट होती है। जैसे यहाँ पर आरआरएनए की 23S आरआरएनए होता है ना, उसके बाद यहाँ पर 5S आरआरएनए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आरआरएनए की कुछ सब यूनिट्स और भी पाई जाती है इसके अंदर। जैसा ही यहाँ पर 16S आरआरएनए पाया जा रहा है, उसके बेस पे इन्होंने क्लासिफाई किया 3 डोमेन के अंदर। एक है बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, दूसरे है आर्किया जो एक्सट्रीम
एक्सट्रीमोफिल्स होते हैं जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। मतलब बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो अगर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, तो इसे हम वो रख रहे हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया भी कौन सा, वो यू बैक्टीरिया के अंदर रख रहे हैं, यू बैक्टीरिया के अंदर रख रहे हैं। और अगर इसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है नहीं पाया जा रहा, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा, स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा अगर स्यूडोम्यूरिन की बनी है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम आर्किया कह रहे हैं, ठीक है। आर्किया कहने के पीछे एक कारण और है कि ये एक्सट्रीमोफिल्स होते हैं, एक्सट्रीमोफिल्स। एक्सट्रीमोफिल्स का क्या मतलब हुआ कि ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में, वातावरण की बहुत ज्यादा जो विपरीत परिस्थितियां होती है उसके अंदर रह सकते हैं। जैसे अगर पीएच बहुत ज्यादा हाई हो जाए, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, तो भी ये रह सकते हैं। इसलिए हम इनको एक्सट्रीमोफिल्स भी कहते हैं। तो इनको किस में रखा है, इसको उन्होंने आर्किया के अंदर रखा। तीसरे जो थे यूकेरिया, जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, भाई जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है उनको हम क्या कह रहे हैं, जिनको हम यूकेरिया के अंदर रख रहे हैं। जबकि क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन अगर इसके अंदर बैक्टीरिया पाया जा रहा है तो इसको आप यूकेरिया के अंदर रख रहे हो। मतलब सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने यूकेरिया में रखा। तो 3 कैटेगरी बना दी भाई बैक्टीरिया के लिए, खाली केवल बैक्टीरिया के लिए 2 कैटेगरी, जिसमें हमारे पास आर्किया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया जो है उसके अंदर हम एक्सट्रीमोफिल्स को रख रहे हैं, यू बैक्टीरिया के अंदर हम ट्रू बैक्टीरिया को रख रहे हैं जिनकी सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। और इसके अलावा अगर हम यूकेरिया की बात करें तो सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रख रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक फोटो भी हमने यहाँ पे ऐड करके रखी है, इसमें बैक्टीरिया में कुछ एग्जांपल है, जैसे पर्पल बैक्टीरिया है ना, इसके बाद साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आर्किया में क्या हुआ, मिथेनोजन्स हुआ, थर्मोएसिडोफिल्स के कुछ बैक्टीरिया हो गया। जैसे एक बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा, थर्मस एक्वेटिकस, है ना, थर्मस एक्वेटिकस, जिससे क्या निकाला है हमने, क्या निकाला है सर, टेक पॉलीमरेज निकाला है, टेक पॉलीमरेज निकाला है। टेक पॉलीमरेज कहाँ काम में आता है, पीसीआर में काम में आता है। ये 12th में पढ़ा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि ये रिएक्शन को करवाने के लिए सर, डीनेचुरेशन करवाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, शायद आई थिंक 90 to 94 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ कि 90 to 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई एंजाइम जीवित रहेगा? नॉर्मल एंजाइम नहीं रहेंगे, नॉर्मल एंजाइम काम नहीं करेंगे। लेकिन जो थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं, इनके अंदर अगर हम देखें तो उनका वो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है, इसलिए वहां पर हम टेक पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं पीसीआर में। क्योंकि पीसीआर की 3 प्रोसेस है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और पॉलीमराइजेशन। अगला आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो देखो बैक्टीरियल सेल में क्या कुछ दिख रहा है हमको, ये ऐसी कुछ बैक्टीरियल सेल हमारे पास है, जिसमें हम कह रहे हैं कि कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो क्या होता है, ग्राम भित्ति, कोशिका भित्ति जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव के हिसाब से हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है, ये 2 टाइप की है। एक वैसी है जिसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन थिक है, थिक मतलब मोटा है, प्लस इसके अंदर टिकोइक एसिड पाया जा रहा है, टिकोइक एसिड पाया जा रहा है। दूसरी ऐसी है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन थिन है मतलब पतला है, कम है। इसके साथ अगर हम देखें, इसमें देखें तो इसमें हमारा टिकोइक एसिड जो है, टिकोइक एसिड जो है वो एब्सेंट है, मतलब नहीं पाया जा रहा है। तो जिनमें टिकोइक एसिड नहीं पाया जा रहा है उनको हम कह रहे हैं ग्राम नेगेटिव। इसको हम ग्राम स्टेनिंग करके प्रैक्टिकल लैब के अंदर भी देखते हैं, ठीक है। और जिनमें टिकोइक एसिड पाया जा रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन की थिक वॉल है, मोटी भित्ति है, उनको हम कह रहे हैं ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ये हम लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल जब करेंगे तो उसको हम ये समझते हैं सारा का सारा, किस तरीके से क्या स्टेनिंग जो है हम करते हैं, ठीक है। तो ये दिया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने, इस बेस पे इसको क्लासिफाई किया था। इसलिए हम इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन के हिसाब से। उनकी सेल वॉल कैसी बनी है उस हिसाब से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव।
दूसरी बात आती है कि यहाँ पर इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम 70S टाइप का है, न्यूक्लियोइड पाए जा रहे हैं, प्लाज्मिड पाए जा रहे हैं, फ्लैजिला या पिली पाए जा रहे हैं, यहाँ पर एंडोस्पोर्स पाए जा रहे हैं। अब इसके अलावा ये पेप्टिडोग्लाइकन, ये वही कह रहे हैं भाई, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें मोटी पेप्टिडोग्लाइकन होती है, ऑल्सो इसके अंदर टिकोइक एसिड भी पाया जाता है साथ में। ग्राम नेगेटिव की पतली होती है, प्लस जो बाहरी भित्ति होती है वो LPS मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। अब इसको, इसमें तो हमने एक एक लाइन में देख लिया, एक एक वर्ड में, इसको हमको एक एक चीजों को क्लियर करना है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम कैसा है, 70S टाइप का राइबोसोम है। इसकी 2 सब यूनिट है, एक है 30S और एक है 50S। ठीक है, तो राइबोसोम पाया जा रहा है जो 70S टाइप का है, जिसकी 2 सब यूनिट है, 30S और 50S। अगली बात आती है न्यूक्लियोइड, मतलब यहां पर जो केंद्रक है, केंद्रक जो है न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जा रहा है, वो कैसा है, वो एब्सेंट है। केंद्रक एब्सेंट है, इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में DNA पाया जा रहा है, इस DNA के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, इस DNA पे कोई भी कवरिंग नहीं है। DNA कैसा पाया जा रहा है, एकदम खुला DNA पाया जा रहा है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो साइटोप्लाज्म रहेगा वो इसके अंदर रहेगा ही। प्लाज्मिड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होते हैं, DNA होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक DNA तो वो है जो न्यूक्लियोइड बना रहा है, जिसको हम क्रोमोसोमल DNA कह सकते हैं, जो इनहेरिटेंस में काम में आ रहा है। दूसरा जो DNA है, ये DNA हमारा है प्लाज्मिड, इसको हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। न्यूक्लियोइड के अलावा कुछ पाए जा रहे हैं। इनके क्या फीचर होते हैं, ये होते हैं सबसे पहले तो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं, डबल हेलिक्स तो ये भी होंगे डबल हेलिक्स, लेकिन सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर इनकी ओराई साइट भी होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वगैरह सारी साइट वगैरह इसके ऊपर भी होती है। और दूसरी बात यह है कि इनको हम क्या किस में यूज करते हैं, हम rDNA टेक्नोलॉजी के अंदर, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम वेक्टर के रूप में, सिंपल भाषा में लिखें तो हम इसको वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। वेक्टर मतलब, भाई वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि कोई जीन को, जैसे मान लो कि हमको इंसुलिन बनाना था, तो हमने क्या किया है कि जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो किसी व्यक्ति के अंदर नहीं, उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, तो आप इंसुलिन बनाने वाला जीन उस व्यक्ति की हर एक सेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव है। अब ऐसे केस में उस व्यक्ति को हमको आर्टिफिशियली इंसुलिन देना पड़ेगा कृत्रिम रूप से। तो हम वहां पर क्या करते हैं कि एक हेल्दी इंसुलिन का जीन लेते हैं, उसको हम इस प्लाज्मिड के ऊपर इंसर्ट करवाते हैं, इस प्लाज्मिड के ऊपर हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इस प्लाज्मिड को एंटर करवा देते हैं किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। ज्यादातर हम बायोटेक्नोलॉजी में ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये 20 मिनट में, ई कोलाई जो है वो 20 मिनट में अपना जो DNA है इसको रेप्लिकेट करने की क्षमता रखता है, रेप्लिकेट करने की, अपनी कॉपी बनाने की क्षमता रखता है। हमने उठा के प्लाज्मिड लिया, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, उसके ऊपर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा, लाइगेज से जोड़ दिया उसको, इसको उठा के हमने ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करवा दिया। अब ई कोलाई का हम क्या करवा रहे हैं, प्रोलिफरेशन करवा रहे हैं, मतलब ई कोलाई की बहुत सारी कॉलोनीज जो बना है, तैयार कर ले रहे हैं। अब ये बहुत सारी कॉलोनी हर 20 मिनट में अपने DNA को रेप्लिकेट करेगी, उससे जो है ये प्रोटीन बनाएगी, और वो प्रोटीन के अंदर इंसुलिन भी हमको मिलेगा, जिसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करने के बाद ये इंसुलिन हमारे काम में आ जाता है। उसी को हम डायबिटिक पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। तो ऐसे काम जो है वो प्लाज्मिड के हमारे पास हो जाते हैं। कुछ इंक्लूजन बॉडी भी इसके अंदर होती है। इसके अलावा फ्लैजिलम, ये इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट देने के काम में आता है। भाई बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके पास पैर तो है नहीं, तो किसका यूज करेगा भाई, फ्लैजिला का यूज करेगा। सेल वॉल की बात करें, हमने देखा कि भाई पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके अलावा इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल जो होगा वो इन्फेक्टियस रहता है। ठीक है, इन्फेक्टियस होता है, इसका मतलब क्या है, कोई बैक्टीरिया कितना एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है ये डिसाइड करेगा कि उसके अंदर कैप्सूल जो होता है वो, जैसे कैप्सूल बचाता है फेगोसाइटोसिस से। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन मान लो मेरी बॉडी में हुआ, अब मेरी बॉडी में जिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ उसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, तो मेरी बॉडी की सेल उस बैक्टीरिया को इन्वल्व कर लेगी और उसका फेगोसाइटोसिस कर देगी, उसको खत्म कर देगी। लेकिन अगर उसके ऊपर कैप्सूल पाया जा रहा है तो वो कैप्सूल प्रिवेंट करता है फेगोसाइटोसिस से, कि मेरी बॉडी की सेल उस बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगी, तो वो बैक्टीरिया मुझे बीमार कर देगा। तो ज्यादातर जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर हमको कैप्सूल देखने को मिलता है। तो ये कुछ जनरल फीचर्स हो गए। डिटेल में अगर हम जाएं तो फिर इसमें और भी चीजें होंगी,
बैक्टीरियल सेल में क्रोमेटोफोर वगैरह की भी चर्चा करते हैं, हम मीसोसोम्स की भी चर्चा करते हैं। एक चीज को और बता देता हूं मैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, मेनली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर, उनमें देखने को मिलता है कि एक मीसोसोम पाया जाता है। मीसोसोम पाया जाता है मतलब ये जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है इसकी ऐसी फोल्डिंग होती है अंदर की तरफ, तीन टाइप से कैसी, एक होती वेसिकल, दूसरी होती लेमिली, और क्या हो गया भाई, एक वेसिकल हो गया, एक लेमिली हो गया, और एक क्या नाम बोल रहा हूं मैं, कुछ इस तरीके से ऐसी इनफोल्डिंग होती है अंदर की तरफ। क्या, सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है ये अलग अलग तरीके से तीन टाइप के स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनके ऊपर पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम मतलब ये क्या करती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारी बॉडी में की जो सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का, श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, वैसे ही काम यहां पर मीसोसोम के हो जाते हैं, किसमें, बैक्टीरियल सेल के मामले में। तो ऐसा भी हमें ध्यान रखना है कि ये एनालॉगस होते हैं। एनालॉगस का मतलब होता है कि जैसे काम प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के है, माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस है यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के जो काम है वैसे के वैसे काम प्रोकैरियोट में मीसोसोम करते हैं। तो ये एनालॉगस हो जाते हैं किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। ये और हमें जो है ध्यान रखना है। इसके बाद देखें लास्ट क्वेश्चन यहां पर एक दिया है कि राइजोपस, क्विकली देखेंगे कि राइजोपस के क्या लक्षण होंगे, और यूकैरियोटिक जीवों के बारे में दिया है। तो यूकैरियोटिक जीव में क्या होता है, हम कह रहे हैं सर झिल्ली युक्त नाभिक होता है, मतलब ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, इसलिए वेल डेवलप न्यूक्लियस कह सकते हैं इसको, सुविकसित केंद्रक कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, 80S राइबोसोम पाया जाता है जिसकी सब यूनिट क्या होगी, 40S प्लस 60S सब यूनिट मिला के क्या बनाती है, 80S राइबोसोम बनाती है, ठीक है। स्वेडबर्ग यूनिट, S का मतलब होता है स्वेडबर्ग, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर लीनियर क्रोमोसोम वगैरह पाए जाते हैं, ऐसे प्रॉपर क्रोमोसोम जो होते हैं वो लीनियर उसमें पाए जाते हैं। राइजोपस की अगर हम बात करें तो जाइगोमाइसेटिस का मेंबर है, ठीक है। सिनोसिटिक हाइपी पाए जाते हैं, कोइनोसिटिक लिखा हुआ ना उसको सिनोसिटिक कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऐसी कंडीशन पाई जाती है, एसेप्टेट होती है, मतलब सेप्टा एप्टा नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कोई सेप्टा नहीं है लिखा हुआ है कि जो सही से वो टाइप नहीं हुआ है, इसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर ब्लैक कलर के स्पोरेंजिया लगते हैं, और इसके अलावा जाइगोस्पोर जो होते हैं वो लैंगिक स्पोर होते हैं, सेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं यहाँ पर, जाइगोस्पोर कहते हैं। और यहाँ पर सेप्रोफाइटिक ब्रेड मोल्ड, ठीक है, सेप्रोफाइटिक मेल ब्रेड मोल्ड, जैसे राइजोपस ब्रेड मोल्ड किसको कहेंगे, राइजोपस को, जो किसके अंदर आता है, जाइगोमाइसेटिस के अंदर आता है। तो ये था कंप्लीट हमारा सेक्शन, आई थिंक इसके बाद कंप्लीट हो गया हमारा जो सेक्शन बी है, उसको हमने टोटली कवर कर लिया। उसमें कैसे क्या क्वेश्चन बने थे उनको सभी को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो है हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होगा, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसमें एडवर्ड जेनर के जो माइक्रोबायोलॉजी में योगदान है इनको सभी को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके बाद।